हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था। मैंने आपसे कल चर्चा की थी अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है अकबर के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके बारे में हमने कल आपसे उन सदस्यों के बारे में आपसे कल मैंने डिस्कशन किया हुआ था। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि बैरम खान जो कि इनके वकील मुतलक हुआ करते थे अकबर के, जिन्होंने जब अकबर दिल्ली की मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा तो इनका बहुत ही ईमानदारी के साथ इनको आगे बढ़ाया और इनकी हेल्प की हर जगह। ठीक है, तो इस तरह से हमने कल जाना था जो इनका संरक्षण कर रहे थे, जो इनका पालन पोषण कर रहे थे, जैसे अतका खां था, जीजी अनगा थी, माहम अनगा थी। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के पालन पोषण में इनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं? आज हम चर्चा करने वाले हैं अकबर के समय पर, यानी पहला जो युद्ध हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के समय हुआ है, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, किसके मध्य हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर के समय में हुआ है। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि पानीपत का पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, इसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ओके, कब हुआ है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, जबकि अकबर मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कब बैठा था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैठा था। ओके, तो महज सिंहासन पर कुछ दिन बैठने के बाद ही ये युद्ध हुआ। तो अगर हम बात करें युद्धकर्ता की कि ये युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये युद्ध अकबर जो कि मुगल था, आप लोगों को पता ही है, और आदिल शाह के मध्य हुआ था। ये आदिल शाह कौन था? ये आदिल शाह अफगान हुआ करता था। कौन? अफगान हुआ करता था। तो अगर हम बात करें अकबर की तरफ से पानीपत के द्वितीय युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बैरम खां कर रहा था। और आदिल शाह की तरफ से पानीपत के द्वितीय युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो हेमू कर रहा था। ओके, ये चीजें क्लियर हुई ना? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और वैसे जनरली हेमू के बीच बोलते हैं, कहा जाता है, लेकिन अफगान था जो कि सर्वे सर्वा था, जो कि आदिल शाह के नाम से जाना जाता था। तो इन दोनों के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब इसके प्रत्यक्षदर्शी की आपसे बात करता है, एग्जाम में देखने को मिलता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध को के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो आरिफ कंधारी थे, जिन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध का लाइव प्रसारण देखा था। तो ये कौन थे? आरिफ कंधारी। ओके, तो इसमें जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना और हेमू की सेना पानीपत के मैदान में आमने सामने आ जाती हैं। हालांकि हेमू की जो सेना थी, इसने बहुत साहस का परिचय दिया, यानी अपना युद्ध के क्षेत्र में अपना अदम्य उत्साह दिखाया। एटलीस्ट जो मुगल थे वो हारने ही वाले थे, लेकिन दैव योग से होता क्या है कि एक तीर जो है हेमू की आंख में लग जाता है। हेमू हाथी पर बैठे युद्ध का संचालन कर रहा होता है, लेकिन जब युद्ध जीतने वाले होते हैं कौन? ये अफगान यानी कि हेमू, तो अचानक से एक तीर हेमू के आंख में लग जाता है और इस तरह से हेमू जो है अपने हाथी से नीचे गिर जाता है। और जब हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है तो हेमू की सेना में, यानी जीत रही होती है, लेकिन फिर भी सेना ने देखा कि उसका राजा नहीं है, तो उस सेना में भगदड़ मच गई, हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और सेना भगने लगी। तो बैरम खान जो अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, जब हेमू हाथी से नीचे गिर जाता है तो बैरम खान इसकी पकड़ करके हत्या कर देता है। एटलीस्ट होता क्या है, इसकी विजय किसके पक्ष में आती है? मुगलों के पक्ष में आती है। तो इस तरह से मुगल जो है पानीपत का तो द्वितीय युद्ध जो है मुगल जीत जाते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है दिल्ली पर सिंहासन कर लेते हैं, यानी एक छत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
इस तरह से थे कि क्या था, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी। उन्होंने कहा है क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय महज एक क्या थी, दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी योग था। दैवी योग था ही, क्योंकि ये इसकी हेमू की सेना जीतने वाली होती है, ये दैव योग ही था कि उसके आंख में तीर लग जाते हैं और वो हाथी से नीचे गिर जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। अब जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर इसकी विजय की, पानीपत के द्वितीय युद्ध के विजय की का जो श्रेय देता है वो किसको देता है, बैरम खां को देता है। और अकबर को भी अब इस समय तक ये समझ में आने लगा था, यानी 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां को वकील ए मुतलक के पद पर नियुक्त किया था। ये वकील ए मुतलक क्या होता है, वकील ए मुतलक पद होता है प्रधानमंत्री, मुगल काल में प्रधानमंत्री के पद को वकील ए मुतलक के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विजय का श्रेय अकबर बैरम खां को ही देता है। ठीक है, अब विजय का श्रेय अकबर बैरम खां को ही देता है। तो इस तरह जो है प्रशासन के कार्य और विजयों का श्रेय जो है ये पा करके बैरम खां के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, यानी कि प्रशासन में इसका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एटलीस्ट इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि अकबर को 1560 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते ये रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब जो प्रशासन में जो बैरम खां का हस्तक्षेप है, इसका हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए। तो इसने जो है क्या किया, इसने एक चाल चली, और इसने चाल क्या चली कि इसने जो है इसके लिए चाल क्या चली कि अकबर ने एक मंत्री को इनके खिलाफ नियुक्त किया, बैरम खां के पतन के लिए नियुक्त किया। प्लस सिर्फ उन्हीं को नहीं नियुक्त किया, इनके दरबार में जितने भी अतगा खेल थे ये सारे इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। किसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ, क्योंकि बैरम खां का जो है हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये अतगा खेल जितने भी थे इनका ये जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अतगा खेल क्या है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया है कि अतगा खेल क्या है। अतगा खेल है, हालांकि मैं बता रही हूँ आपको, अतगा खेल है जो अकबर के पालन पोषण में जो इनकी धाय माँ या अन्य लोग जो जुड़े हुए थे, तो वो लोग सारे लोग क्या कहलाते थे, अतगा खेल कहलाते थे। ओके, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी षड्यंत्र रचा बैरम खां को उसके पद से हटाने के लिए, उसके पतन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे क्या, हमारे लिए जानना आवश्यक है कि इनके खिलाफ षड्यंत्र किसने रचा, तो अतगा खेल ने रचा। इस अतगा खेल के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे, तो सबसे पहले आती थी इनकी माता हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माता थी। ये खुद नहीं चाह रही थी कि उनके पुत्र के जो डिसीजन लिए गए, उनके पुत्र द्वारा यानी अकबर द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसमें कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप करे। तो उसका सबसे पहली षड्यंत्रकर्ता कौन थी, सबसे पहली थी हमीदा बानो बेगम, जो कि इनकी माँ थी। दूसरी थी माहम अनगा, ये धाय माँ थी। अधम खां कौन थे, ये इनके धाय पिता थे। फिर जीजी अनगा कौन थी, जीजी अनगा जो भी पालन पोषण करने वाली थी, यानी जितनी भी धात्री थी उनकी जो है ये हेड हुआ करती थी। कौन, जीजी अनगा। और एक और संबंध था, ये जो है अधम खां की पत्नी भी हुआ करती थी। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं कौन, शमसुद्दीन भी आते हैं षड्यंत्रकर्ता में, यानी कि अतगा खेल के अंतर्गत, और पीर मोहम्मद भी आते हैं। तो ये इतने सदस्य थे जो कि अतगा खेल समूह के अंतर्गत आते थे, और ये बिल्कुल भी बैरम खां के हस्तक्षेप को पसंद नहीं कर रहे थे। और ये लोग बहुत सारी छोटी से बड़ी कई सारे षड्यंत्र रचे और एटलीस्ट बैरम खां का पतन हुआ। ठीक है,
अब इसके बाद में हम बात करते हैं पर्सनली अकबर ने किसको नियुक्त किया था बैरम खां को उनके पद से हटाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अकबर तो नहीं कह सकता था, क्योंकि अकबर का जो बैरम खां वो सबसे बड़ा संरक्षक था, उसका गुरु भी था। तो एक गुरु और शिष्य के बीच में गरिमा कायम रखने के लिए वो डायरेक्ट उससे नहीं कह पा रहा था कि आप शासन ये जो दरबार है उसको छोड़ दें। तो इन्होंने अकबर ने क्या किया, अकबर ने यार लतीफ़ जो कि इनका पहला शिक्षक था बैरम खां को उनके पद से हटने के लिए बोला। क्या बोला, यार लतीफ़ से अकबर ने कहा कि आप बैरम खां से बोले कि वो जो उसका पद है उस पद से हट जाए, ठीक है। लेकिन उसने जो है उसने क्या किया कि बैरम खां को उसके पद से हटने के लिए कहा, और यार लतीफ़ ने जो बैरम खां था बैरम खां से मक्का जाने के लिए कह दिया कि आप अपने पद को छोड़ करके आपके लिए बेहतर होगा कि आप मक्का चले जाएं। तो इसने जो है बैरम खां ने यार लतीफ़ की बात स्वीकार कर ली और वो मक्का न जा करके वो कहाँ चला जाता है, ये नागौर की ओर प्रस्थान करता है। कहाँ की ओर प्रस्थान करता है, नागौर की ओर प्रस्थान करता है। तो नागौर की ओर जब प्रस्थान करता है, अकबर ने अपने खुफिया सदस्य इनके पीछे लगा दिए थे, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा था कि नागौर में उसने बहुत सारी जागीरें यानी बहुत सारी संपत्ति यहाँ छिपा रखी थी। इस वजह से इसने खुफिया सदस्य लगाए और इसके पीछे पड़ गए। अब इस तरह से जब अकबर को इस चीज़ की जानकारी हुई कि बैरम खां जो है वो मक्का न जा करके नागौर की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो नागौर की ओर प्रस्थान कर रहा है, तो इसके खिलाफ यानी कि इसको हराने के लिए, इसका सामना करने के लिए एक सदस्य की नियुक्ति की। वो कौन थे, अतगा खां थे। अतगा खां को किसके खिलाफ नियुक्त किया, इनके बैरम खां के खिलाफ नियुक्त किया। अब अतगा खां और बैरम खां के मध्य जो है क्या हुआ, युद्ध हुआ। दिलवाड़ा नामक स्थान पर इन दोनों लोगों के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, बैरम खां पराजित होता है। और जब बैरम खां पराजित हो जाता है तो बैरम खां को पकड़ करके अकबर के समक्ष लाया जाता है और अकबर इनके समक्ष 3 शर्तें रखता है। वो शर्तें कौन कौन सी होती हैं, वो शर्तें होती हैं क्योंकि अकबर जो है किए हुए बैरम खां द्वारा किए गए उपकार के प्रति ये जो है कृतज्ञ था, ये अपने समक्ष इसकी हत्या नहीं करना चाह रहा था। इसलिए अकबर ने इनके समक्ष 3 जो है शर्तें रखी। और वो शर्तें क्या थी, पहली जो शर्त थी तो अकबर ने कहा कि या तो आप कालपी या फिर चंदेरी की सूबेदारी स्वीकार कर लें। पहली शर्त क्या थी कि बैरम खां या तो कालपी या फिर चंदेरी की सूबेदारी स्वीकार कर ले। दूसरी क्या थी कि बादशाह के करीब रहकर ही शाही दरबार में रहे, एक नॉर्मल मंत्री की तरह। तो एक जो व्यक्ति उसी दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका है, वो कैसे एक नॉर्मल मंत्री की तरह जो है रह सकता है, उसके तो आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी ना। तो इसलिए जो है इन दोनों शर्तों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया ना। और तीसरी शर्त कौन थी, तीसरी शर्त थी कि अगर ये उपर्युक्त दोनों शर्तें आपको नहीं स्वीकार हैं तो आप मक्का की यात्रा पर चले जाएं। तो बैरम खां जो था इन उपर्युक्त दोनों शर्तों को नहीं स्वीकार किया, ना तो कालपी और चंदेरी की सूबेदारी को स्वीकार किया और ना ही बादशाह के करीब शाही दरबार में रह करके एक नॉर्मल मंत्री की तरह रहना पसंद किया, क्योंकि ये इसके लिए आत्मसम्मान की बात थी। इसने जो है तीसरा ऑप्शन अपने लिए बेस्ट चुना। उसने मक्का की यात्रा को स्वीकार कर लिया। अब ये जब मक्का की यात्रा को स्वीकार कर लिया, मक्का की यात्रा पर जा ही रहा था, तो रास्ते में जो है गुजरात पहुंचता है और गुजरात में पाटन नामक स्थान पर 1560 ईस्वी में मुबारक नामक अफगान बैरम खां की हत्या कर देता है। ठीक है, जब बैरम खां की हत्या कर देता है तो इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब इनकी विधवा रहती है सलीमा बेगम और एक पुत्र रहता है अब्दुल रहीम खान खाना। तो जो इनकी विधवा होती है सलीमा बेगम, इस सलीमा बेगम के साथ में
अकबर अपना विवाह रचाता है और इनके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को पुत्र जैसा पालन पोषण देता है और एक पालन पोषण करता है और एक पिता के जैसा प्यार देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, अकबर के समय पर जो बैरम खां का पतन हो गया और बैरम खां का पतन किस तरह से हुआ इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले ये आपको ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।